वो रूल सेट किए थे, बट इनका नहीं है। इनका वन पॉइंट एजेंडा है, सब यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, इसको पूरा लूट लो, खा लो, यहाँ से हम बाहर से लोग लाएंगे, यहाँ पे बैठा दें। अल्टीमेटली तो इलेक्शन जीतने का पॉइंट है, इलेक्शन हम जीत लेंगे। जब इनकी पावर ही नहीं रहेगी, ये वोट अगर ये दे या ना दे उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो क्या पड़ता है? लड़ा दो कम्युनिटीज़ विद इन कम्युनिटीज़, स्टेक होल्डर्स को बुलाओ, कोई बोलता नहीं है। और इस पूरी गवर्नेंस, चाहे वो स्टेट लेवल, यूनियन टेरिटरी लेवल या स्टेट लेवल पे है या सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे है, इनका एक ही प्रिंसिपल है, ये बोलते नहीं है। जब ये गलत हुई, ये मान नहीं सकते कि हमसे गलती हुई है। आज आपके आने से पहले ना, थोड़ी देर पहले मैं वो, आज मैंने बड़ा उम्मीद से सुना, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने सुना प्राइम मिनिस्टर का वो मन की बात। साहब मन की बात में फिर मणिपुर नहीं आया आज। साहब मतलब कि एक स्टेट के अंदर दंगे हो रहे हैं, एथनिक वायलेंस, वो फैल रही है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, आस्ता आस्ता मिज़ोरम में आ गया है। रिपोर्ट्स आई हैं जब असम की और नागालैंड की या मणिपुर दोनों या मिज़ोरम की, दोनों में से किसी की पुलिस ने आपस में एक दूसरे के ऊपर गन फायर एक्सचेंज किया है। वो सिचुएशन आ गई है। प्रधानमंत्री के आज कोई बात बोलने को नहीं, क्योंकि चाहे वो एलबीएल एडमिनिस्ट्रेशन हो या सेंटर में बैठी हो, इनका एक प्रिंसिपल है, ये अपनी गलती नहीं मानेंगे। अगर आपको याद हो डैंग साहब, रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं, जब 26/11 के अटैक्स हुए थे तो इंडिया के होम मिनिस्टर ने रिजाइन किया था, ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम स्टेप, हुआ था। वो हिंदुस्तान है, वो इंडिया है, इंडिया। और अब वो इंडिया ही लड़ेगा इनसे और इनको ख़त्म भी करेगा, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पीडीपी सीनियर नेता एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू जी। आदित्य जी, मैं आपका एक ट्वीट देख रहा था जिसमें आप जीएमसी पे काफ़ी खफा दिखे और सीट्स का कुछ आपने लिखा था, उसमें क्या पूरा मामला है ये? एक अथॉरिटी है एनएमसी जो हैंडल करती है विद रिगार्ड टू अपॉइंट कितनी सीट्स एलोकेशन होगी उसने एक कम्युनिकेशन लिखी है 20 जुलाई को टू मेडिकल कॉलेज, और उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि आपने जो रूल्स की वायलेशन की है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच साल 2000 एकेडमिक ईयर 23-24 जो आने वाला है, इसमें आपकी 8 सीट्स एज अ पेनल्टी, क्योंकि आपने 4 सीट्स का फर्ज किया है, 4 सीट्स आपने एक्सेस दी थी पिछले सालों में, आपको 8 सीट्स का इस बारी कम की गई हैं आपके कोटे से, मतलब 180 में से 172 सीटें आएंगी। जी। और आपके ऊपर ये भी कहा गया कि अगले 15 दिन के अंदर आपको एक इंक्वायरी करनी है, एक्शन टेकन रिपोर्ट अथॉरिटी को सबमिट करनी है, और अगर आप उसको सेटिस्फैक्ट्री और सही तरीके से नहीं करते हैं तो उसके फॉलोइंग ईयर जो अगला एकेडमिक सेशन का एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपके 180 में से 172 सीटें होंगी, माने कि 16 सीटें कम हो गई। अब ये है कि ये नुकसान हो किसका रहा है? ये नुकसान हो रहा है स्टूडेंट का, जो अप्लाई करेगा। गलती किसकी है? एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल कॉलेज का ओवरऑल आप देखें, मेडिकल कॉलेज या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू में वो ऐसे लेवल पे पहुंच गया है कि हमसे बेटर छोटे छोटे मेडिकल क्लिनिक्स हमसे बेटर सिचुएशन में है। गवर्नमेंट ये चीज़ भूल ही गई है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, आदमी की जान बचाना, मेडिकल कॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़ के लिए। आप देखें इसके अंदर 8 डॉक्टर हमारे यहाँ से इस एकेडमिक सेशन में कम होंगे। एक्शन ये क्या लेंगे आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारे शहर को पता है कि एक्शन इन्होंने खानापूर्ति करनी है, इन्होंने कहना है जी फलाना क्लर्क हमने जी कर दिया, लेकिन ये इशू बड़ा सीरियस है। इसके अंदर आपने 4 एक्स्ट्रा सीट्स अलॉट की थी, तो ये टॉप ऑफ द ब्रास जो है टिल द मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और इवन टू द कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल, वहाँ तक की लायबिलिटी है। ये उनको देखना है कि क्लर्क लिख कर नहीं यहाँ से एक्स्ट्रा सीट्स कर सकता, ये उनको देना है। इसके अंदर डिटेल इंक्वायरी होनी चाहिए। इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि ये इफेक्ट करता है लोकल लोगों को, देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टू दिस, एन अथॉरिटी हैज़ टू बी डिप्यूटेड। आप क्राइम ब्रांच कर सकती है इन्वेस्टिगेट, इसके अंदर अथॉरिटीज़ हैं। इन चीज़ों में एनफोर्समेंट डायरेक्ट, ये अपनी जो एजेंसीज हैं, आपकी CBI या जो आपकी जो एजेंसीज की यूटिलाइज की जाती है पॉलिटिकल टारगेटिंग के लिए, उससे अच्छा आप इन चीज़ों में इन्वेस्टिगेट करें कि ये ऐसा नुकसान आम जनता को क्यों हुआ। देखो आपको या मुझे डैंग साहब ये चीज़ तो नहीं पता ना कि वो 8 सीटें किसको जानी थी, पर जानी स्टूडेंट को थी जो आगे बन के डॉक्टर बनेगा। किसी स्टूडेंट का आपने हक मार दिया क्योंकि आप अपनी जगह इनकम्पिटेंस दिखा रहे, क्योंकि इस 8 सीटें जो इस साल जानी है वो तो पक्की जा रही हैं। अगर आप नहीं एक्शन लेंगे तो अगले साल अगले एकेडमिक ईयर में और 8 जाएंगी। तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कोई बड़ी नहीं हो सकती। आप सिर्फ ये अभी एक एस्पेक्ट है जो सामने आया है, कितने एस्पेक्ट्स आप उठाते रहे हैं, कितने मीडिया अलग अलग चैनल्स पोर्टल्स उठाते रहे हैं, वो ये हमेशा वो उठाते रहे हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। हम एज PDP
कितनी बार ये बात बोल चुके हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी क्रम्बलिंग सिचुएशन में है जम्मू में कि आप कि ये शर्मिंदगी की बात है। हमारा सर झुक जाता है। हमारे यहाँ पर डीआरडीओ ने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया था कोविड टाइम पे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा का सारा रैंगलिश हो रहा है, कोई नहीं उठा रहा उसको, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, लोगों की रिक्वायरमेंट है, आप उसको इस्तेमाल करो। सीटी स्कैन की मशीन के ऊपर कितने पोर्टल्स, कितने न्यूज़ चैनल्स ने रिपोर्ट की है जम्मू में कि साहब वो ऐसी ही पड़ी है, उसको इस्तेमाल करो। कोई एफर्ट नहीं किया गया। सिर्फ एफर्ट किया जाता है कि अपने आप को हम जी एक एडमिनिस्ट्रेशन के आगे दिखाएं कि हम बड़ा अच्छा काम करो, और एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी में खुश है क्योंकि वो भी ये क्या कर रहा है, वो भी एक ब्रॉडकास्टिंग है, मार्केटिंग एजेंसी बन गई हुई है सारी। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये मार्केटिंग है। साहब हमने जी ये काम कर दिया, हमने वो काम, बट उसका इफेक्ट आगे लोगों तक क्या पहुंच रहा है? पेट स्कैन मशीन के लिए कितने सालों से कोर्ट डायरेक्शंस हैं, पेट स्कैन मशीन जम्मू में लगाई नहीं गई है। पेट स्कैन मशीन की इसलिए, और पीडीपी इतनी बार ये बात बोल चुकी है कि पेट स्कैन मशीन साहब जम्मू में लगाएं आप। कोर्ट की डायरेक्शन तो है सब मेडिकल कॉलेजेस में लगाओ। आप साहब एक के लिए तो शुरू करें। आपकी कहाँ है पेट स्कैन मशीन? कोई पेट स्कैन मशीन नहीं है आपने लगाई हुई, कोई एफर्ट नहीं करा। और पेट स्कैन मशीन की अहमियत इसलिए है क्योंकि आप मैं हम हर रोज़ सुनते हैं कि किसी एक इंसान को कैंसर हो गया है, वो बेचारा अपने इलाज के लिए जम्मू से कश्मीर से बाहर जा रहा है, ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि पेट स्कैन डिटर्मिन करता है कि कैंसर जो है वो आपके शरीर में कहाँ पर है, किस पार्ट में है, किस किस जगह वो स्प्रेड हो चुका है। क्योंकि कैंसर एक ऐसा है कि अगर अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो तो कंप्लीटली क्योरेबल है, और स्टेज नंबर 2, 3, 4 पे हो तो ट्रीटेबल है। मतलब कि एक आदमी ये अपने अंत की तरफ ही बढ़ता है, लेकिन उसके लिए कंट्रीब्यूटर अब तो स्टेट बन गई है। पेट स्कैन मशीन ही साहब लगाते हैं, कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे साहब। आपको ये मशीन के अंदर डायरेक्शंस हुई हुई हैं कोर्ट से, उसके बीच में एक प्राइवेट हॉस्पिटल पेट स्कैन मशीन अलॉट करा कर लगा भी देता है। अब प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर तो यही है ना कि साहब वो तो पैसे कमाएंगे उसमें, वो बिजनेस है, वो एफर्ट करते हैं, एक रीजनेबल अमाउंट रखते हैं, लेकिन सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपको अगर लोग रहेंगे तभी आप उनको उनके लिए कुछ पॉलिसी बना पाएंगे ना आगे। अगर लोग जिएंगे ही नहीं तो उसके लिए क्या पॉलिसी बनाएंगे? करप्शन टू दी कोर हो गई हुई है मेडिकल सिस्टम में, मेडिकल कॉलेज के सिस्टम में। आप इमरजेंसी में जाएं, वहाँ पे हर रोज़, मैं आपको कहता हूँ आज अभी भी आप जाएंगे, आज इतवार का दिन है, अभी कोई ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ होगा, कोई अनफॉर्चुनेट कोई रोड एक्सीडेंट हुआ हो जहाँ से बहुत लोग आ रहे हो, आप अभी भी जाएंगे वहाँ पर, अभी भी वहाँ पर ग्रीवेंस होगी लोगों की। मैं तो आई एम क्वाइट हैप्पी कि एटलीस्ट वो मैंने सुना है कि नाउ यू कैन रिपोर्ट द सिचुएशन इन द मेडिकल कॉलेज। पीछे तो ये बंद करके रखा हुआ था। तो वो इसमें साबित करता है, अगर अगर मेरे पास साहब कोई चीज़ छुपाने को नहीं है तो मैं क्यों डरूंगा किसी से? जब आप डरते हैं तो आप छुपाते हैं। आपने आपको यही नहीं, और अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के अंदर आवाज़ जो जिन लोगों को उठानी चाहिए मेडिकल कॉलेज के, आप प्रिंसिपल बनते हैं, आप लोकल लोग हैं, आप लोकल लोग हैं, आप उठें, आप आवाज़ उठाएं, आप एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाएं, आप बोलें उनको, क्योंकि वो लोग तो इम्पोर्टेड एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जिए मरें, आपकी क्या हालत है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये यहाँ पर अपने एक एजेंडा के साथ आए हैं, ये अपने एजेंडा को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं सुन रहा। और जम्मू के लिए, जम्मू को आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी अब, क्योंकि ये इसको कहते हैं तानाशाही, जिसको हम कहते हैं कि हम जी कुछ भी करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, हम आपकी नहीं सुनेंगे। आप डे टू डे न्यूज़पेपर देखें, मैंने अपने ट्वीट में ना स्टोइक साइलेंस लिखा है। बीजेपी की वो हालत है जम्मू में, ये इनसे ना निगला जा रहा है, ना ये थूक पा रहे हैं बात, क्योंकि इनको पता है अगर आप इनसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछे सब बोलेंगे कि हाँ जी बड़ी दिक्कत, लेकिन बोलने की हिम्मत ही नहीं है। ये लोगों के नुमाइंदे हैं। जब मैं ये नुमाइंदे के, ये कैसी नुमाइंदगी है? अगर आप बीजेपी का हिस्सा हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं, आप पब्लिक लाइफ में आए हैं, आपको ये सवाल उठाने चाहिए, और आपका तो एक्सेस ज़्यादा है। आप अभी फ़ोन, आपको तो अभी फ़ोन करेंगे या अभी मैसेज करेंगे, एलजी साहब आपको बुला लेंगे, आपके तो पार्टी के एक साथ हैं। अगर मेरे पीडीपी का कोई इंसान किसी ऐसी पोजीशन में बैठा हो, मैं उनसे अपॉइंटमेंट मांगूंगा ये कहकर कि जनाब मैं पीडीपी का हूँ, तो मुझे बुलाएंगे ना। तो ये बीजेपी वाले जो हैं ये करना ही नहीं चाहते। इनको भी लगता है कि यार क्या करेंगे, हेल्थ के ऊपर क्या बात है, इलेक्शन आने दो, हम हिंदू मुसलमान फसाद करेंगे, वहाँ से क्या होगा, हिंदू पॉपुलेशन जो होगी वो सोचेगी हम खतरे में हैं, हमें वोट मिल जाएगा, और हम जम्मू की तबाही ऐसी करते जाएंगे। ये तो हालत कर दी हुई इन्होंने जम्मू की। तो ये जो सीट्स को लेकर के जो बात हो रही है, जो चर्चा हो रही है, इसके पीछे मतलब किसका हाथ है, और इसका फायदा या नुकसान किन लोगों को होगा? सब वो 4 सीटें किसी को तो दी हैं, वही तो वो पूछ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन भी तो वही तो कह रहे हैं कि साहब आप फिक्स करो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसने साहब ये कमाल किया है कि जी 180 सीट्स आपको लौटे थे, आप एक्सेस सीट्स करके, और उसके बाद क्योंकि वो एज एन अथॉरिटी वो अपनी जगह सही है, उनको तो रूल्स फॉलो करने हैं, वो अपने रूल्स के हिसाब से आपको पिनलाइज कर रहे हैं, वो इनको बता रहे हैं
हालांकि उनको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी कि साहब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो। ये इनकी अपनी कॉन्शियस होनी चाहिए थी कि उठ के कहते हैं कि हाँ जी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे, वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। ये एक्शन किसी के साथ नहीं ले सकते साहब। अभी आपने देख लिया भाई, इतना बड़ा स्कैंडल हो गया हुआ है मेडिकल कॉलेज में, क्या किसी ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बारे में बात भी की? उल्टा प्राइस पोस्टिंग्स मिल जाती हैं और कहते नहीं जी ये प्राइस पोस्टिंग नहीं है। साहब पोस्टिंग कोई प्राइस नहीं होती और कोई लो प्राइस पोस्टिंग नहीं होती है। पोस्टिंग पोस्टिंग होती है, सरकारी मुलाजिम हो। अब आप सोचें इनका लेवल ऑफ करप्ट, सो मच ऑफ करप्शन इन देयर माइंड। ये कहते हैं कि जी ये प्राइस पोस्टिंग नहीं है, इसलिए हमने उनको ऐसे लगा, जिसको कहते हैं ना खुडे लाइन लगा दिया। साहब सरकारी मुलाजिम है, वायलेशन है रूल्स का, उसने ऑफेंस किया हुआ है आपका, वो अपनी जगह होगा चाहे वो सही या गलत है, लेकिन डिपार्टमेंटल मिसकंडक्ट भी है। उसमें काफ़ी ऑब्जर्वेशंस आई हुई हैं बाय द कोर्ट्स ऑल्सो एंड बाय द अथॉरिटी इन्वेस्टिगेटिंग। उसके बेस पे ही आप कम से कम इनिशिएट कर सकते थे इंक्वायरी, कुछ नहीं किया हुआ। ये एक इंसिडेंट है। इसके अलावा जहाँ जहाँ आप देखेंगे कभी कोई डॉक्टर, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है हाउ रूरल बेल्ट्स में कैसे डॉक्टर्स आएंगे, कौन कौन आएगा, कितनी देर की रिक्वायरमेंट है, क्या उनके अटेंडेंस का सिस्टम सही है, क्या वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी, अगर जहाँ पर है डॉक्टर, जहाँ पे ईमानदारी से कुछ, मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर्स का, मैं कहता हूँ 99.9% डॉक्टर ईमानदार हैं, 0.1% जो है वो खराब है। बट वो 99.9% ईमानदार डॉक्टर अपनी जगह पहुँचते हैं काम करने, वहाँ पर उनको क्या हो रहा है? उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इफ़ दे डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर हाउ विल दे प्रोसीड? अब आप साहब वहाँ पर ओटीज़ रूम बनाओ, आप उनको एमआरआई फैसिलिटीज़ दो, सीटी स्कैन दो, क्योंकि साहब आपका पैसा जो है ना सबसे पहले इन जगहों पे जाना चाहिए। लोग रहेंगे, बचेंगे, तभी तो आगे आप उनके लिए आप आगे से वेलफेयर कर सकते। वेलफेयर स्टेट नाम की चीज़, कॉन्सेप्ट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या उसके लाए हुए नुमाइंदे जो बाहर से आ रहे हैं उनके पास नहीं है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी सिचुएशन है। हमारी यहाँ पर आईपीएस कैडर का ऑफिसर सिविल पोस्टिंग पे बैठा है एज ए कमिश्नर सेक्रेटरी एंड ही इज हैंडलिंग इंडस्ट्रीज। आप खुद हिसाब लगाएं कि क्या हमारे यहाँ पर ऑफिसर अवेलेबल नहीं है जो इंडस्ट्रीज का कमिश्नर सेक्रेटरी बन सकता है। आपके पास एडवाइजर्स होते हैं। एडवाइजर्स का क्या पर्पस होता है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन? एडवाइज़र का ये होता है कि ये वो लोग होते हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब बाहर से आए हैं, वो ये तो जानते हैं ना कि चलो वो कभी जम्मू कश्मीर में बड़े नहीं हैं, उनको पता नहीं है कि हम लोग कौन हैं, हम लोगों के रीति रिवाज क्या हैं, हम लोग करना क्या चाहते हैं। गूगल पे पढ़ लिया, अफसर से पूछ लिया कि साहब अच्छा चलो अच्छा आज ये वाला प्रोसेशन है, हम उस प्रोसेशन में जाके बैठ जाते हैं। ये सब कुछ करना आर सुपरफिशियल, आर बेसिकली ब्रांडिंग। आप ब्रांडिंग करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। हम आपसे चाहते हैं कि आप लोगों का काम करें। लोगों के काम के लिए आपका क्या एफर्ट है वो आपका नहीं है। अगर आपके पास एक एडवाइज़र भी जम्मू कश्मीर का बशिंदा होता, वो आपको ये सब दिक्कतें हटा देता। स्मार्ट मीटर की दिक्कत वो आपको पहले बोल देता साहब मत करो। वो आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे बोल देता। वो आपको बोलता साहब ये लैंड के अंदर रिक्वायरमेंट है, कल्चर बचाना है, क्योंकि उसको पता, क्योंकि वो भी डिसाइपल किसका होता, वो भी किसका आगे हेयर होता, महाराजा बहादुर का होता, जिन्होंने वो रूल सेट किए थे। बट इनका नहीं है, इनका वन पॉइंट एजेंडा है। साहब यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, इसको पूरा लूट लो, खा लो, यहाँ से हम बाहर से लोग लाएंगे, यहाँ पे बैठा दें। अल्टीमेटली तो इलेक्शन जीतने का पॉइंट है, इलेक्शन हम जीत लेंगे। जब इनकी पावर ही नहीं रहेगी, ये वोट अगर ये दे या ना दे उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो क्या पड़ता है? लड़ा दो कम्युनिटीज़ विद इन कम्युनिटीज़, स्टेक होल्डर्स को बुलाओ, कोई बोलता नहीं है। और इस पूरी गवर्नेंस, चाहे वो स्टेट लेवल, यूनियन टेरिटरी लेवल या स्टेट लेवल पे है या सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे है, इनका एक ही प्रिंसिपल है, ये बोलते नहीं है। जब ये गलत होगी, ये मान नहीं सकते कि हमसे गलती हुई है। आज आपके आने से पहले ना, थोड़ी देर पहले आज मैंने बड़ा उम्मीद से सुना, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने सुना प्राइम मिनिस्टर का वो मन की बात। साहब मन की बात में फिर मणिपुर नहीं आया आज। साहब मतलब कि एक स्टेट के अंदर दंगे हो रहे हैं, एथनिक वायलेंस वो फैल रही है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। आस्ता आस्ता मिज़ोरम में आ गया है। रिपोर्ट्स आई हैं जब असम की और नागालैंड की या मणिपुर दोनों या मिज़ोरम की, दोनों में से किसी की पुलिस ने आपस में एक दूसरे के ऊपर गन फायर एक्सचेंज किया है। वो सिचुएशन आ गई है। प्रधानमंत्री के आज कोई बात बोलने को नहीं, क्योंकि चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो या सेंट्रल में बैठी हो, इनका एक प्रिंसिपल है, ये अपनी गलती नहीं मानेंगे। अगर आपको याद हो डैंग साहब, रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं, जब 26/11 के अटैक्स हुए थे तो इंडिया के होम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया था, ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम स्टेप, हुआ था। वो हिंदुस्तान है, वो इंडिया है, इंडिया। और अब वो इंडिया ही लड़ेगा इनसे और इनको ख़त्म भी करेगा, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ इंडिया का कल्चर, इंडिया की एथोस को ख़त्म कर रहे हैं, ये इंडिया की प्रेजेंस को और इंडिया की मूवमेंट को भी ख़त्म करना के चाहते हैं। ये हमारे अस्तित्व को ख़त्म कर रहे हैं। ये ब्रांडिंग वाले बना रहे हैं, जिसको जो सुपरफिशियल होती है, हॉलो होती है।
आदित्य भाई, अगर बात करें हम, जिस तरह से हमारी बात जो शुरुआत हुई थी सीट्स को लेकर के, मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं, अब उनका क्या रिएक्शन रहना चाहिए इस पे? कि मेडिकल स्टूडेंट्स का भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए, उनको सवाल पूछना चाहिए। मैं सख्त खिलाफ हूँ कि वो किसी ऐसी चीज़ में घुसें जो अनरूली ऑफ ए स्टूडेंट हो। बट ये वो लोग हैं, ये 17-18 साल की एज ग्रुप के लोग हैं जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। अब किसी की गलती या किसी की जानबूझ के की हुई मैलिस की वजह से, जिसमें उसने किसी को बेनिफिट देना क्या, उसने 16 लोगों का राइट छीना है। छीना, बिल्कुल। 16 लोगों का राइट नहीं छीनना होता। इसमें क्या होता है कि इसमें हज़ारों लाखों के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो डिस्करेजमेंट होती है। देखो, नौकरियां तो है नहीं, बट एटलीस्ट क्वालिफिकेशन डिग्रीज तो चाहिए ना आपको। बिल्कुल। ये बच्चे वो हैं जो हमें हेल्थ केयर में, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़ी ज़रूरी एक लाइन है उसमें है, ये लोग भी उसको एजुटेट करना चाहिए, इनको बात करनी चाहिए। लेकिन इनके इनके आने से पहले ये हम सबका बनता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब इस मुद्दे को उठाएं, हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को सवाल पूछें एंड वी फॉलो इट अप कि साहब ये कौन आदमी है, कौन लोग थे ये मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दे में टेक आउट अ क्लर्क्स नेम एंड से कि हाँ जी ये क्लर्क साहब ने किया था। बट फिर सवाल वही होगा कि क्या क्लर्क की रिकमेंडेशन पे 4 एक्स्ट्रा बच्चे आ गए? क्या एडमिनिस्ट्रेशन इतनी सोई हुई थी? क्या स्क्रूटनी प्रोसेस इतनी वीक है? तो ये वो आपको डाइवर्जन जरूर क्रिएट करना चाहेंगे, लेकिन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पॉलिटिकल यूनिट, एवरी सिविलियन हु स्टेज, एवरी रेजिडेंट हु स्टेज इन जम्मू, हर एक, क्योंकि हम सबके बच्चे हैं। ये आज अगर आप होने दोगे ना, ये आगे बढ़ता जाएगा, ये तबाही कर देगा सिस्टम की। इन चीज़ों को वहीं पर रोकना चाहिए और इनको बताना चाहिए कि साहब हम बैठे हैं और ये आपको गाइडेंस वहां से नहीं चाहिए। आपको तो 184 सीटों का पिछले साल से पता था, आपने एक्सेस लिया, आपको पता था रूल पोजीशन क्या है, क्या आपने एक्शन लिया? ये बेसिकली वेट करते हुए एक्शन ले, फिर हम उसके ऊपर फायर फाइटिंग करेंगे। ईमान नियत नहीं है, नियत बिल्कुल नहीं है। तो क्या मैसेज रहेगा आपका? सर मैसेज इसमें यही है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को पहला कि साहब आप थोड़ा सा ईमानदारी से अपना धर्म करें। बड़े बड़े स्लोगन्स बोलने से आप धर्म नहीं कर रहे अपना, जो आपका राज धर्म है। आपका धर्म, आपको याद होना चाहिए कि राज धर्म की बात वाजपेयी साहब ने की थी, उन लोगों ने की थी, और उस टाइम पे की थी जब गुजरात जल रहा था। उन्होंने तब कहा था कि एक आदमी का तब काम होता है, उसका पॉलिटिशियन, सियासी आदमी का काम ये होता है कि उसको सिर्फ लोगों का देखना है। आपको ये एक छोटी एक और फैक्टर है जो आपकी काफ़ी जो गलत पॉलिसी डिसीजन है, जो आपके डिसीजन या आपकी करप्शन सिस्टम है या आपका मैल प्रैक्टिसेस हैं, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। और आप जम्मू के लोगों को और टेस्ट करना बंद कर दीजिएगा। हम आपके आगे हाथ जोड़ के नमन करते हैं कि बस करें आप ये। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पीडीपी सीनियर नेता एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।